आज आपके प्रथम शिफ्ट में। पहला सवाल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इजी सवाल है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, विनेगर सिरका में एसिटिक अम्ल। पालक और टमाटर में आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक टमाटर में। इमली में पाया जाता है दोस्तों टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, इमली में टार्ट्रिक है। नींबू और संतरा में सिट्रिक है। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, प्रकाश किस बिंदु से होकर गुजरता है जो विक्षेपित नहीं होता है? जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से यदि लेंस से प्रकाश गुजरता है उस केस में वो डेविएट नहीं होगा, विक्षेपित नहीं होगा, सीधी प्रकाश की किरणें वो निकल जाती हैं जब ओ से प्रकाश गुजरता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला जो साइंस का सवाल पूछा गया है, परावर्तन का नियम किस कोण पर वैलिड है? तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव हमें परावर्तन I बराबर R होता है, ठीक है। आपतन और परावर्तन कोण है हमेशा बराबर होगा, चाहे सतह कैसी भी हो, गोलाकार सतह हो, ठीक है, घुमावदार कैसी भी सतह हो, सतह समतल हो। तो परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सरफेस के लिए मान्य है। और I यहाँ पर आपतन कोण है 0 से 90 डिग्री के मध्य होना चाहिए, ये आपको पूछा है। नेक्स्ट सवाल है, किसी वायर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? विकल्प पर आधारित है। और एक सवाल ऑलरेडी एसएससी में आ चुका है जिसमें था कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो विकल्प आप बताना। बाकी किस पर निर्भर करता है आपको पता होगा, R बराबर ρl/A, यानी जो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार यानी जितनी लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध उसका ज्यादा होगा। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो रहता है, ये वाला एरिया जो काटने पर चालक तार को आप कट करते हो, तो यहाँ पर जो एक सर्कल का एरिया बनता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक तार जितनी मोटी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि मोटाई में उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और यहाँ पर रो भी प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता डिपेंड करती है चालक तार की प्रकृति पर, यानी उसके तापमान वगैरह पर। प्रकृति किससे बना हुआ है चालक तार, उस पर डिपेंड करती है। अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। तो प्रतिरोधकता लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, प्रकृति पर करती है। और यहाँ पर R रो से भी रिलेट करता है, तो ये प्रकृति पर भी डिपेंड कर देगा। तो इनके अतिरिक्त जो विकल्प था वो आप करेक्ट कर सकते थे। अब डबल बंध किस यौगिक में है? ये भी विकल्प पर आधारित है। जैसे कि यहाँ पर आप एसीटोन देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कीटोन ग्रुप का है। इसमें O और C के मध्य डबल बॉन्ड है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी हो सकता है आपके एथिलीन में डबल बॉन्ड। तो ये क्या विकल्प थे आप बताना। क्वेश्चन ऑन रेजिस्टेंट, रेजिस्टिविटी एंड रियोस्टेट, यानी यहाँ पर आपको इन पर आधारित इनकरेक्ट स्टेटमेंट का एक सवाल पूछा है। जैसे कि मैं बात करूँ रियोस्टेट की, तो रियोस्टेट परिवर्तनशील अवरोधक है, प्रतिरोध है जो बार बार बदलता है, जिसका उपयोग धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, धारा को कंट्रोल कर दे, ऐसा परिवर्तनशील प्रतिरोध है। और वे बिना किसी रुकावट के सर्किट में प्रतिरोध को बदलने में भी सक्षम है। प्रतिरोधकता जैसे रो से डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया प्रतिरोधकता है ये चालक का वह गुण जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोधकता है विद्युत धारा प्रवाह का जो विरोध करता है, वो गुण है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होती है। पदार्थ कैसा हो डिपेंड नहीं करती है प्रतिरोधकता, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है प्रतिरोधकता, तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओम मीटर, और प्रतिरोध है ये R बराबर ρl/A है, जो इन पर आधारित सवाल पूछा है। एक क्वेश्चन आपका सेल पर था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पर। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो विकसित नहीं होती है, और आपको पूछा जाता है कौन सा कोशिकांग है, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकांग पाया जाता है, तो वो है दोस्तों राइबोसोम। अब राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 705 प्रकार का और यूकैरियोटिक में 805 प्रकार का। बाकी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में केंद्रक है ना, वो नहीं होता, एक तरीके से कोशिका में केंद्रक विकसित होता ही नहीं है, यूकैरियोटिक में होता है, ये मेजर डिफरेंस है। और कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में असूत्री और यूकैरियोटिक में समसूत्री प्रकार का। नेक्स्ट यहाँ पर पाइरुवेट कन्वर्ट इनटू एथेनॉल प्रोसेस कॉल्ड, पाइरुवेट कन्वर्ट इनटू एथेनॉल। तो पाइरुवेट जो एथेनॉल को कन्वर्ट करता है यीस्ट में, इस प्रोसेस को किण्वन कहा जाता है, ठीक है। यीस्ट के द्वारा ये होता है। यीस्ट में किण्वन के रिजल्ट में पाइरुवेट है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। पाइरुवेट यहाँ पर एल्कोहल, पाइरुवेट कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, जो एथेनॉल और CO2 में जो कन्वर्ट होता है वो यीस्ट के द्वारा किण्वन की विधि में होता है, और इसे एल्कोहलिक किण्वन कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल बनता है। एथेनॉल एक एल्कोहल ही है, और इसमें क्या होता है जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इनको सेलुलर ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, कोशिकीय ऊर्जा में, और यहाँ पर फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है वो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड रहता है किण्वन विधि में। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि
जो शेविंग करते हैं उसमें जो मिरर होता है वो अवतल होता है, क्योंकि बड़ी आपको छवि चाहिए आपके फेस की। इसी प्रकार जो दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार में दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। और कार का जो साइड मिरर रहता है ना लगा हुआ, उसमें कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि साइड मिरर में क्या है, जो बड़ी ऑब्जेक्ट है उसको छोटा करके पूरा का पूरा देखना होता है। तो बड़ी इमेज को छोटा करके दिखा देता है उत्तल दर्पण, जो सीधा आभासी प्रतिबिंब और छोटी वस्तु को दिखाता है वो उत्तल है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल है। और बाकी नेक्स्ट वाले लिख लेते हैं। एकल परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो मछलियों में होता है एकल परिसंचरण तंत्र। मछलियों का हृदय होता है 2 कक्षीय, एक कालिंद एक निलय होता है। अब हृदय से काफी बार सवाल पूछ लेते हैं। 4 चैम्बर युक्त हृदय, जैसे कि पुरुष अपन ह्यूमन का 4 चैम्बर का होता है, क्रोकोडाइल्स का 4 चैम्बर का हृदय होता है, ठीक है। पक्षियों का हृदय भी 4 चैम्बर, तो मगरमच्छ 4 चैम्बर, जितने भी पक्षी हैं उनका 4 चैम्बर का, व्हेल का भी 4 चैम्बर। अब देखिए मछली का हृदय होता है 2 चैम्बर का, मेढक का होता है 3 चैम्बर, जो उभयचर है उनका 3 चैम्बर, जैसे कि उभयचर में फ्रॉग मेढक है, सालमेंडर है, फ्लाइंग लिजार्ड, किंग कोबरा, ये 3 चैम्बर के हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर। 2 चैम्बर में आपके विशेषकर मछली है, रोहू है, स्कोलिडॉन है। चम्मच का अंदर का भाग कौन सा मिरर है? तो चम्मच जो होता है इसके ये वाला भाग है, ये कौन सा दर्पण की भांति कार्य करेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है अंदर का दर्पण। तो अंदर का भाग है वो अवतल दर्पण है, और ये बाहर का है वो उत्तल हो जाएगा, सभी को पता है। चम्मच का बाहरी भाग उत्तल कॉन्वेक्स मिरर। फंक्शनल ग्रुप आपको पूछा है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका C+O OH ये हो जाएगा। एल्डिहाइड का है CHO, एल्कोहल का OH, ईस्टर का COR, ईथर का ROR, कीटोन का RC+OR, ये हैं प्रमुख रूप से फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से मेल खाती है। तो इनकी प्रतिरोधकता का क्रम था, देखिए एक बार बता देता हूं। सिल्वर की प्रतिरोधकता यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलती है आपको 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर, लेकिन सिल्वर थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। इसकी जो वायर वगैरह है वो कॉपर का ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कॉपर की भी लगभग 1.68 × 10⁻⁸ ओम मीटर रहती है। उसके बाद एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता है वो 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। फिर टंगस्टन की है 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, ठीक है। आयरन की है 9.71 ज़्यादा है। आयरन से ज़्यादा है प्लेटिनम की 10.6, उससे ज़्यादा है मैंगनीन की 48.2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। लेड की है 22 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इसी प्रकार मरकरी की 98। नाइक्रोम की जो NiFeCr एलॉय है नाइक्रोम, इसकी 100 गुणा यानी और ज़्यादा होती है। कार्बन जो ग्रेफाइट है इसका प्रूफ, इसकी 3 से लेकर 60 और इनमें से कोई भी नंबर्स गुणा 10⁻⁵ ओम मीटर है और ज़्यादा होती है। जर्मेनियम की 10⁻³ ओम मीटर तक आ गया। सिलिकॉन की ये होती है दोस्तों 0.1 से लेकर 60 ओम मीटर, यहाँ पर माइनस में घात भी नहीं और ज़्यादा। ग्लास की होती है 1 से लेकर 10,000 × 10⁹ ओम मीटर, बहुत ज़्यादा। और क्वार्ट्ज फ्यूज्ड की होती है 7.5 × 10⁻17 ओम मीटर। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रतिरोधकता का बढ़ता क्रम आपने देखा। फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण में 4 प्रमुख घटक की बात करेंगे तो यहाँ पर वाटर आपको आवश्यकता रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की आपको आवश्यकता रहेगी, सूर्य का प्रकाश चाहिएगा और क्लोरोफिल चाहिएगा। इन चारों को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस में, ध्यान रखना। यदि वोल्टेज 220 वोल्ट और प्रतिरोध 2200 ओम है तो धारा क्या है? V = IR, ओम का नियम कहता है। तो I आपको पूछा है V/R करेंगे, V 220 है, R 2200 है, और इसको आपस में आप कट कर सकते हो। तो ये 2200 × 2200 यानी 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 ओम हो जाएगा। कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत किस कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता है? तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या? कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन होता है, लेकिन कार्बन होता उसके बावजूद उस कंपाउंड का अध्ययन नहीं करते हैं। तो ऐसे जैसे कि साइनाइड्स है उसका अध्ययन नहीं होता है, कार्बोनेट्स का नहीं होता, कार्बाइड्स का अध्ययन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जीके के सवाल कंटिन्यू करते हैं। साइंस के जो 17-16 सवाल मिले हैं उसके बाद जीके का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पर हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल में हुए हैं। और ये कब हुए हैं? 30 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन एमपी के CM शिवराज सिंह और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था।
और ये जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, शुरुआत इसकी भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग आगाज के साथ हुई। ऑलरेडी सवाल एमटीएस में पूछा हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वां एडिशन हुआ है भोपाल में मध्य प्रदेश में, तो वो कितने शहरों में हुआ है टोटल मध्य प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 सिटी कौन कौन से, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट। इसके अतिरिक्त ये हुआ नई दिल्ली में। तो 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश के। और नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग का इवेंट। अब फर्स्ट रैंक किसकी रही है 2023 में, जो 30 जनवरी को हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फर्स्ट रैंक यहाँ पर महाराष्ट्र की 161 मेडल है, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज। सेकंड हरियाणा की, थर्ड मध्य प्रदेश की। इससे पहले 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ था ये यूथ गेम्स। 2018 का पहला संस्करण दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 कैटेगरी होते हैं, अंडर 17, अंडर 21 कैटेगरी के। हर साल इसमें 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने हेतु 8 साल तक रुपये 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। तो यहाँ पर जो भाग लेते हैं और उसमें रैंक वगैरह लाते हैं, मेडल लाते हैं, तो 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है 8 साल तक लगातार। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण गुलमार्ग में मुख्य अतिथि कौन थे? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3rd एडिशन जो गुलमार्ग में हुआ उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक मुख्य अतिथि थे। निशित प्रमाणिक थे, मुख्य चीफ गेस्ट थे। खेलो इंडिया शीतकालीन, ये यूथ ओलंपिक नहीं है, शीतकालीन ओलंपिक के 3rd एडिशन की बात हो रही है। नेक्स्ट वाले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई है? और बाकी ये जो खेलो इंडिया शीतकालीन विंटर ओलंपिक में फर्स्ट रैंक रही है वो जम्मू कश्मीर की रही है, 26 गोल्ड, 25 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। उसके बाद महाराष्ट्र की रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई। कब? 15 जनवरी 1875 को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मौसम विज्ञान जो विभाग है इसका हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में है। महानिदेशक वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वो मृत्युंजय मोहपात्रा है। 1875 याद रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था? अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए खेजड़ी गांव जोधपुर राजस्थान में 1730 में बलिदान दे दिया था। ध्यान रखना 1730 वाली डेट काफी इंपोर्टेंट है। तो खेजड़ी गांव है जोधपुर राजस्थान में और खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करने के लिए वहां पर कोई राजा का आदेश था खेजड़ी वृक्ष को काटने का, तो उन्होंने काटने से बिल्कुल पर्यावरण की रक्षा के लिए मना किया और वो लिपट गई पेड़ से और वहां पर उन्होंने बलिदान दे दिया है, वो हटी नहीं है चिपको आंदोलन की तर्ज पर। यहाँ पर आर्टिकल 40 से 43 है, 40, 41, 42, 43 इस प्रकार मैच करना था, क्या सही सुमेलित है? आर्टिकल 40 है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। आर्टिकल 41 है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोकशाही तक पाने का अधिकार। 42 में है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, काफी बार पूछा जाता तो आर्टिकल 42 में। 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। 45 इंपोर्टेंट है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। 46 में है SC और ST अन्य वर्गों के शिक्षा और असंबंधित हितों का संरक्षण। 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार। 48 इंपोर्टेंट है कृषि और पशुपालन और इसमें भी 48 पर्यावरण का है। 49 है महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन। 51 इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित। तो 50 यहाँ पर पूछा हुआ है, इसमें सही सुमेलित में ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है तुगलक वंश की स्थापना कब की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी ये स्थापना हुई है 1320 में। 1320 से 1414 तक रहा है तुगलक डायनेस्टी। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक 1325 तक रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, मोहम्मद खान 1388, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड 1388। ये सभी मुगल की तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं। उसके बाद सबसे पहले जो वंश था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, ध्यान रखना है। गुलाम वंश का शासन रहा है 1206 से 1290। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। उसके बाद आराम शाह 1210, फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान वेरी इंपॉर्टेंट 1236 से 1240। उसके बाद बेहरम शाह, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शुरुआत की 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक आपको पूछ ले गुलाम डायनेस्टी का तो कैकाबाद है। खिलजी वंश के संस्थापक हैं फिरोज शाह खिलजी, जो कि
1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, ये खिलजी डायनेस्टी है 1320 तक। शेर डायनेस्टी का रूलर जो प्रथम शासक है खिजर खान रहा है 1414 से 1421, याद रखना है। लोधी डायनेस्टी का है बहलोल लोधी प्रथम है 1451 से 1489, फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। नेक्स्ट सवाल है मुजफ्फरगढ़ ड्राइव इन बीच कहाँ पर है? तो दोस्तों मुजफ्फरगढ़ ड्राइव इन बीच है, ये केरल में है। केरल राज्य की कन्नूर जिले में मालाबार तट पर स्थित है मुजफ्फरगढ़ ड्राइव इन बीच। केरल के प्रसिद्ध बीच की बात करें तो व्रकला बीच, कोवलम बीच, बेकल बीच, अलपुजा बीच, चावकड़ बीच, नटिका बीच, निंदकारा बीच, कप्पड़ बीच, मरारी बीच, कोझिकोड बीच, मिनकुनु बीच, ये सभी केरला के बीचेज है प्रमुख रूप से। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? अब शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण आपको पूछा है कब करवाया है, तो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा निर्मित है, और फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो अकबर द्वारा निर्मित है। अब ये नहीं था शाहजहां वाली जामा मस्जिद का है। तो 1650 से लेकर 1656 तक जामा मस्जिद बनी थी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे, ध्यान रखना 50 से लेकर 1656 तक। ताजमहल का निर्माण हुआ है 1631 से लेकर 1653 तक, उसके भी अहमद लाहौरी वास्तुकार थे, शाहजहां के द्वारा निर्मित है ताजमहल भी। इंडिया गेट है वो दिल्ली में 1921 से 1931, गेटवे ऑफ इंडिया 1913 से 1924। लाल किला है 1639 से 1648, ध्यान रखिएगा। केसर ए हिंद की उपाधि क्वीन विक्टोरिया को कब दी गई थी? तो ये 1877 में केसर ए हिंद की उपाधि 1877 में क्वीन विक्टोरिया को दी थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा दिल्ली दरबार में ये रानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। वैसे केसर ए हिंद या फिर भारत की महारानी, ये जो टर्म है ये GW लिटनर के द्वारा गढ़ा गया है। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि है वो हॉर्डिंग ने गांधी जी को ये उपाधि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान की थी। तो गांधी जी को भी मिल चुकी है केसर हिंद की उपाधि जो कि दी थी हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? 1623 में, जिसमें सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट वाला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है। UNDP ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब लॉन्च की? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है 1990 में, ठीक है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट लॉन्च की। अभी लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2022 का जो लॉन्च किया गया, उसमें भारत की रैंक है 132वीं आउट ऑफ 191 देशों में से। इससे पहले 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 131वीं, एक पायदान और गिर चुकी है 132वें स्थान पर। और एक सवाल ऑलरेडी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आ चुका है, भारत किस कैटेगरी में आता है? तो मीडियम है, मध्यम दर्जे की कैटेगरी भारत की, जिसमें HDI वैल्यू है 0.633 है। 2020 में रैंक 131वीं, फिलहाल 132वीं। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड की है, सेकंड नॉर्वे की है। 1970 के दशक में कौन सा पर्यावरण आंदोलन हुआ? चिपको आंदोलन का पूछा है, 1970 में हुआ है। उस समय जो उत्तर प्रदेश का भाग था चमोली जिले में ये आंदोलन हुआ है, उत्तराखंड। और 1970 में शुरुआत इसकी प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। देखिए चिपको आंदोलन की तर्ज पर हुआ था एपीको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में। किस कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल हैं वो दो अलग अलग बन चुके थे? कांग्रेस अधिवेशन है सूरत में, कब हुआ है? 1907 में। तो सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है, इसमें गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बन चुका था। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। गरम दल वाले वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे और नरम दल वाले जनगण मन के समर्थक थे। तो ये दोनों ही अलग अलग विचारधारा 1907 के लखनऊ अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में ये बंट गया था, नरम दल और गरम दल। तो ध्यान रखना 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ, अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अब गरम दल के नेता पूछा जाता वो भी हो चुका है। इसी प्रकार आप देखेंगे पूछ लें कि किस कांग्रेस अधिवेशन में दोनों एकजुट हो गए थे, तो जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, तो इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर एक साथ उनको लाया गया। नेक्स्ट वाले यहाँ पर फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो बेस्टिल डे जो फ्रांस में मनाया जाता है वो दोस्तों 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस और उसके विदेशी विभाग और क्षेत्रों में 14 जुलाई 1789, ठीक है, पेरिस में बेस्टिल के पतन की सालगिरह के उपलक्ष्य में छुट्टी मनाई जाती है। तो 14 जुलाई है बेस्टिल डे। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील जो विद्रोह है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब? 1859 में, ठीक है,
1859 में हुआ था नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा आयोजित ये किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 1989 में गुजरात में कितने बांध बनवाए गए थे? तो 1979 में भी गुजरात में 9 बांध और 1989 में भी गुजरात में 9 डैम बनाए गए थे। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2500 किलोमीटर है, 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है वो गंगा। उसके बाद भारत में गोदावरी 1465, यमुना 1376, नर्मदा 1312, कृष्णा 1300, सिंधु नदी वैसे 3180 है लेकिन भारत में लगभग 1114, ब्रह्मपुत्र 2900 है टोटल, भारत में 916, महानदी 890 किलोमीटर, कावेरी 800, ताप्ती 724 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगई उत्सव है मणिपुर में। ये दोस्तों जिलियनग्रोंग लोगों का एक प्रमुख त्योहार गान नगई, जो कि नव वर्ष के रूप में वहां पर मनाते हैं। मणिपुर ध्यान रखना, गान नगई मणिपुर। भारतीय संविधान की सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप किस देश से उधार लिया गया, एडॉप्ट किया गया? तो संविधान में जो अर्धसंघीय, ठीक है, क्वासी जो फेडरल अर्धसंघीय स्वरूप है वो कनाडाई संविधान से लिया गया है। और किसने कहा था कि भारत का संविधान प्रकृति में अर्धसंघीय है? अर्धसंघीय प्रकृति में ऐसा है, ये कहा था केसी वेहयर। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वाली लाइन से एग्जाम में सवाल ऑलरेडी आ चुका है। केसी वेहयर ने कहा था जो क्वासी अर्धसंघीय है भारत का संविधान। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ है, ये भुवनेश्वर इंडिया में हुआ है। तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसका फाइनल मुकाबला जर्मनी वर्सेस बेल्जियम इनके विरुद्ध हुआ, जिसमें दोनों टीम टाई हो गई। उसके बाद पेनल्टी में यहाँ पर जो चैंपियन टीम रही है वो जर्मनी रही है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला, इन 2 स्टेडियम में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित हुआ है, जिसमें फाइनल मुकाबला है ये कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। तो जनवरी 2023 का यहाँ पर भी करंट अफेयर देखने को मिला। उप विजेता रही है वो बेल्जियम रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में। एक मार्क एक्ट संबंधित आपका स्टेटमेंट का सवाल है। एक मार्क का मतलब एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, एग्रीकल्चर एजी एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक्ट आया था 1937 में, एक मार्क एक्ट 1937 विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा, ठीक है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा अनुमोदित और कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको गुणवत्ता का प्रमाण पत्र देता है एगमार्क। नेक्स्ट यहाँ पर सांची का स्तूप कब बनवाया गया था? तो 3री सदी में, ठीक है, 3री शताब्दी में सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने रायसेन मध्य प्रदेश में बनवाया था। नेक्स्ट सवाल माउंट एवरेस्ट हो गया और जो भी कंचनजंगा जैसी सर्वोच्च शिखर है वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वो हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं, वो वृहद हिमालय ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी रहती है, हिमालय की सबसे ऊपर उत्तरी श्रेणी वृहद हिमालय ग्रेट हिमालय, जिसमें हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां आपको माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा है वो इसी में पाई जाती है। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक नाम से 3 हिमालय हैं उत्तर से दक्षिण क्रमश से, जिसमें वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल के नाम से इसे जाना जाता है। और लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में पीर पंजाल 5 प्रकार की पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में, उसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश, मंसूरी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल और नाग टिब्बा नेपाल, ये 5 प्रकार की पर्वत श्रेणी लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। शिवालिक है, ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। नेक्स्ट यहाँ पर हिमालय का पश्चिम से पूर्व आप विभाजन देखेंगे वो किस टाइप से है? तो पश्चिम से पूर्व विभाजन में कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और कश्मीर हिमालय आ जाता है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग कुमायूं हिमालय, और असम हिमालय है तिस्ता दियांग, नेपाल हिमालय काली तिस्ता, और कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच का भाग है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कंज्यूमर राइट डजंट इंक्लूड, यानी उपभोक्ता अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? विकल्प पर आधारित सवाल है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण एक्ट आया था 1986 में, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या आता है? पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए समान और निःशुल्क और व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान की गई सेवाओं को छोड़कर सभी वस्तुएं और सेवाओं पर लागू होगा उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, निःशुल्क को छोड़े। अखिल भारतीय जनसंघ से संबंधित सही कथन। अब अखिल भारतीय जनसंघ है, इसकी स्थापना हुई है 1951 में। 21 अक्टूबर को इस पार्टी दल की स्थापना हुई है भारतीय जनसंघ की।
21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। इनके फाउंडर सदस्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर राज मधोक, बलदीन मुखर्जी उपाध्याय। तो अखिल भारतीय जनसंघ से संबंधित सही कथन। पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लागू आपातकाल के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एनडीआरएफ के खातों का किसके द्वारा वार्षिक ऑडिट किया जाता है? एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, इनके खातों का ऑडिट करती है नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला सवाल है पश्चिम बंगाल के साल वनों को 1980 के दशक में किसके द्वारा बहाल किया गया? दोबारा से साल वन स्थापित किए गए पश्चिम बंगाल में। ए.के. बनर्जी ने स्थानीय लोगों का समर्थन लिया, यानी यहाँ पर स्थानीय लोग और सरकार के वन विभाग ने पश्चिम बंगाल में साल के वन को रीस्टोर किया 1980 में। अंतिम सवाल, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया? अब राजभाषा अधिनियम 1963 याद रखिएगा, जो कि 1965 में लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ 1965 में। अब राजभाषा जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 क्लोज 1 में। तो 14 सितंबर 1949 को, डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को 1963 में राजभाषा कानून पारित हुआ, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 1963 में राजभाषा कानून, 1965 में अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल करने की पाबंदी हटाई। तो यहाँ पर 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेटेस्ट हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों फिजी में हुआ है, फरवरी 2023 में, जिसकी थीम थी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ है, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं।